दोस्तों, आज की कहानी है अपनी सगी माँ को जब बहू बेटे ने घर से निकाला तो माँ ने सिखाया सबक। एक माँ ऐसी भी हो सकती है, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। अरे ओ बुढ़िया, यहाँ बेटी बेटी क्या तारे गिन रही है? कमला जी की बहू ने उनसे कहा। पूरा दिन कुछ काम धाम तो करती नहीं और खाने के टाइम देखो सबके आगे। कमला जी ने कहा, बहू अभी सारे झाड़ू लगा कर आई हूँ, बस अभी आकर बैठी हूँ। बहू ने कहा, कौन से पहाड़ तोड़ दिए आंगन का झाड़ू लगाकर? उसमें भी तू इतना थक जाती है? थोड़ा बहुत काम है, बाकी पूरे दिन सोना ही सोना है। पता नहीं कितना आराम चाहिए बुढ़िया को। ऐसा कहती हुई उनकी बहू हाथ झटकाते हुए बोली, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अंदर आकर खाना बना दो। दोपहर हो रही है, इतना नहीं दिखता खाने का समय हो गया। कमला जी ने कहा, अभी बना देती हूँ बहू। इतना कहकर वह रसोई में आकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते उनकी आंखों में आंसू आ गई। वह सोचने लगी, कितना अच्छा समय था जब सोनू के पिताजी जिंदा थे। तब वो बहू और बेटे किसी के मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, और आज जिसे देखो वह हुक्म चलाता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी खाना दुस्सार हो गया। सोचते सोचते पुरानी यादों में हो गई। 37 साल पहले जब शादी करके इस घर में आई थी तो इतना सब नहीं था। उन्होंने अपने पति के साथ उनके काम में हाथ बटाते होने के साथ ही उनसे कहा कि क्यों ना मैं भी घर के कुछ काम कर लूं। अपने पति की आज्ञा से उन्होंने घर में कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उनके हाथ की कारीगरी इतनी लाजवाब थी, जो एक बार आ जाए वह बार बार आ जाए। धीरे धीरे कमला जी की आसपास के गांव में सबसे अच्छी टेलर बन गई। उनके पति किसान थे, अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, बस उसी पर खेती किया करते थे। जिसे जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। लेकिन कमला जी ने अपनी मेहनत अपने पूरे परिवार की स्थिति बदल दी थी। दिन रात मेहनत करती ताकि 4 पैसे बचा सके। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उनके पास किसी की कोई उधारी ना रही। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी और अब कमला जी की पति रामविलास जी ने अपना छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया। कमला जी जो कपड़े सिलती थी, रामविलास जी उन्हें ही बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने नया मकान बनाया, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई और 12वीं के बाद बेटों को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश से आया तो साथ ही अपनी पत्नी को लाया। शुरू में रामविलास जी बहुत नाराज हुए, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया और बेटे बहू दोनों ही बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते थे। पर रामविलास जी की मौत के बाद सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने बेटा विदेश पढ़कर आया था तो उनकी एक आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी लग चुकी थी। पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन रामविलास जी की मौत के बाद बेटे और बहू का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब बहू ने कमला जी को जैसे कोई नौकरानी समझती थी और बेटा बहू की हाँ में हाँ मिलाता था। तभी उसने अपने पत्नी से यह नहीं कहा कि यह मेरी माँ है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। यह सब सोचती कमला जी की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। तभी बहू आ गई और आकर कहा, खाना बनाया नहीं, इतना धीरे काम कर रही है। यह बुढ़िया तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? इतना टाइम लगता है खाना बनाने में जितना तू लगा रही है। कमला जी बोली, बस हो गया क्या? बहू तुम्हारे
माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही ख्याल रख लो कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। इतना बोलती ही बहू चिल्लाकर बोली, अच्छा तो क्या करूं? महारानी के पैर दबाऊं? सुबह शाम खाना बनाकर खिलाऊं? सोचना भी मत, अब जाओ और जाकर के बाकी काम कर ले। कमला जी बोली, बहू सुबह से काम में लगी हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ। तब बोली, बाद में खा लेना, मर नहीं जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगी तो पहले जाकर बाकी काम निपटा। ममता जी इस आस में थी कि शायद उनके बेटे को उन पर रहम आ जाए, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई। काम करते करते ना बहू ने खाना खाने को दिया, ना बेटे ने पूछा। बस यूं ही समय गुजर रहा था। एक दिन बहू की सहेलियां घर आई और कमला जी ने उन्हें पानी दिया। फिर चाय बनाने के लिए नीचे आई तो बहू बोली, घर में कोई और चीज नहीं है क्या? सास बोली, ला रही हूँ बहू, दो ही तो हाथ हैं, एक साथ दो चीज ला सकती हूँ। तुम आ जाओ मेरे साथ, जरा मदद कर दो। बस इतना सुनते ही बहू ने सास पर हाथ उठा दिया। मैं तेरी नौकरानी हूँ जो यह सब करूँ, तेरा काम है, जाकर खुद कर ले, शर्म नाम की चीज नहीं। बोलते हुए उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, अब पड़ी रहना यहीं। अब ममता जी की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी जहाँ किसी को उनकी फिक्र नहीं, किसी को उनकी कोई परवाह नहीं, जहाँ किसी को कोई फर्क नहीं। बस यही सोचते हुए और कब उनकी आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह उठते ही वह घर से निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, बस चले जा रही थी। सोच रही थी कि जहाँ ईश्वर चाहेगा वहाँ चली जाऊंगी, संसार में कोई तो जगह होगी मेरे लिए। और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और लगातार चल रही थी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगी और वह सड़क पर बेहोश हो गई। जब अपनी आंखें खुली तो वह एक बेड पर लेटी थी। उनके पास एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने पूछा, आंटी जी आप ठीक हैं? अभी आपको कैसा लग रहा है? कमला जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उनसे कहा, आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, बस डॉक्टर साहब को छोड़कर आता हूँ, आप आराम करें। आकर उसने कहा, आप मुझे मार्केट में बेहोश मिली थी, वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको यहाँ ले आया। आप ठीक तो हैं? आप घर कहाँ हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। जैसे ही अनजान लड़के ने घर में बारे में पूछा, ममता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अरे अरे आप रोइए मत आंटी जी, आपको नहीं पता है तो मत बताइए, अभी आप कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। इतना कहकर उसने फल काटकर कमला जी को दे दिया। कमला जी ने उसी की प्लेट को देखते हुए एक नज़र उसे लड़के को देख रही थी जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह कितनी परवाह कर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं खा सकती। लड़के ने कहा, खा सकती, आपको तो डॉक्टर ने मना भी नहीं किया। कहते हुए लड़का ने जबरदस्ती प्लेट आगे किया, प्लेट आगे सरकाई और कहा, चुपचाप सारी प्लेट खाली कीजिए, सारे खा लीजिए आप। और कमला जी उस लड़के का प्यार देख मना नहीं कर पाई, उन्होंने वह फल खा लिए। ऐसे ही 15 दिन बीत गई। अब ममता जी सोचने लगी कि वह कहाँ जाएगी और उसने लड़के ने ममता जी से कहा, आंटी जी अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। कमला जी ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, बस चले जा रही थी, कोई
नहीं हैं, एक बहू बेटा हैं सिर्फ नाम के, पर मेरा उनके कोई रिश्ता नहीं है, या यूं कहूँ कि मेरा संसार में कोई नहीं है। इतना कहकर वह भावुक हो गई। लड़के ने उन्हें शांत कराया और कहा, आंटी जी, जिनका आपको एतराज ना हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मेरा भी कोई नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? कमला जी उसका लड़के को निहार रही थी, जो उम्मीद भरी नजरों से कमला जी को देख रहा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, इसमें एतराज की क्या बात है। यह कहते हुए उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, आज मैं तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। तुम अनाथ हो ना मैं, और दोनों गले लग गए। अब दोनों माँ बेटे की तरह साथ रहने लगे। लड़का बहुत अमीर नहीं था, पर अपना और अपनी माँ का घर चला लेता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ बेटे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कमला जी की घर पर बेटी परेशान हो जाती थी। कमला भी उन्होंने नवीन से कहा था, बेटा मैं भी और पैसे भी आ जाएंगे। फिर नवीन ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, आप आराम करो घर पर बैठकर। कुछ दिन बाद नवीन की नौकरी छूट गई और थोड़े ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लेकिन नवीन ने कभी भी कमला जी को नहीं छोड़ा। कमला जी ने नवीन से जो भी मांगा लाकर देता और कमला जी ने अपने बेटे को मदद करने का निश्चय किया और उन्होंने नवीन से कुछ कपड़े के टुकड़े मंगवाए और नवीन से कहा, कहीं से पुराने कपड़े सिलने की मशीन का जुगाड़ करो। वह कुछ रंग बिरंगे सुंदर कपड़े के टुकड़े ले आया और मशीन भी। कमला जी ने उन टुकड़ों से रंग बिरंगे सुंदर फ्रॉक बनाई और नवीन से कहा कि किसी दुकान में ले जाकर उन्हें बेचने की बात करें, और नवीन उन्हें लेकर दुकान पर गया। वो कितना सुंदर और रंग बिरंगे थे, नए नए डिजाइन और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। किसी बड़े दुकानदार ने तो नहीं लिया, कहा कि हम ब्रांडेड चीज रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने देखते ही वह फ्रॉक पसंद कर ली और नवीन को पैसे देकर फ्रॉक ले लिया। घर आया तो बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई और फिर बाजार से सारे रंग बिरंगे कपड़े ले आया और अगले दिन पूरे बाजार में सभी छोटी छोटी दुकानों पर गया, जहां लगभग सभी ने उसके कपड़े को खरीद लिया और नवीन का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। 2 ही दिनों में नवीन और उसकी माँ की मेहनत ने रंग दिखाया और वह और भी मेहनत करने लगा। नवीन ने अपनी माँ को अपने नाम को ही एक ब्रांड बनाया। जल्द ही उसने अपनी माँ का सिलाई सेंटर खुलवाया, जिसका नाम वीटा टेलर्स रखा और धीरे धीरे ऑर्डर की संख्या बढ़ती रही। और अब कमला जी सिलाई नहीं करती, बल्कि सिलाई सेंटर के लिए 2-4 सिलाई के मजदूर रख लिए। नवीन ने सारा काम संभाल लिया। उनसे और उनकी माँ ने जल्द ही पूरे शहर में नाम कमा लिया और स्टाफ और ऑर्डर दोनों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। देखते देखते नवीन और कमला जी ने अपना घर, अपनी गाड़ी सब खरीद लिया। इतनी जल्दी इतना नाम कमाने के कारण ममता जी बहुत जल्दी न्यूज़ की सुर्खियों में आ गई और एक दिन उनकी बहू ने उन्हें टीवी में देखा तो तुरंत अपने पति को फोन करके घर बुलाया और उसे अपनी माँ के बारे में बताया और कहा कि देखो, तुम्हारी माँ इस वक्त पैसे में खेल रही है और फिर तुम ही उनके इकलौते बेटे हो। आखिर वह तुम्हें तुरंत ही माफ कर देंगे और फिर वो नया मकान, दुकान सब हमारा पैसों में खेलूंगी। हाँ, कितना मजा आएगा। आसपास 2-4 नौकर होंगे जिन पर हम हुक्म चलाएंगे। बस तुम सामान पैक करो, हम सुबह ही निकल जाएंगे। और सुबह ही निकल गए। जैसे ही कमला जी के घर पहुंचे, गार्ड बाहर ही रोक लिया। फिर बेटा और बहू
बुला दो या हमें अंदर जाने दो। गार्ड ने फोन करके कमला जी से बात की। उन्होंने कहा अभी मंदिर जाना है, जिसे मिलना हो वही आकर मिले। कहकर फोन काट दिया और बहू बेटे वहीं खड़े थे कि तभी दरवाजे के अंदर से एक बड़ी सी गाड़ी आई, जिसमें एक औरत बनारसी साड़ी में ड्राइवर के पास की सीट पर बैठी थी। एक लड़का गाड़ी चला रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि यह तो कमला जी हैं और फौरन ही बहू बेटा दोनों उसे गाड़ी का पीछा करते हुए एक मंदिर तक पहुंचे। गाड़ी से उतर कर कमला जी पूजा करने चली गई और जैसे ही वापस आई उनकी बहू उनकी तरफ दौड़ी और वह पीछे होती हुई बोली, अरे रुको जरा। हाँ, कौन तुम? तभी बेटा बोला, माँ यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा और यह साक्षी तुम्हारी बहू महक ने। कहने पर कमला जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा तो एक ही बेटा है और वह यह है। इन्होंने नवीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। महक और साक्षी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो। हाँ, हमसे गलती हो गई। आखिर हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। हम अब कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। यह घर एक साथ। कमला जी बोली, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं, कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। मैं और मेरा बेटा रहते हैं। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी माँ की, तो वह तो उसी दिन मर गई थी जब तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था, सड़क पर मरने को छोड़ दिया था। अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं कब की मर चुकी होती। अब मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे नवीन के अलावा कोई नहीं है। मेरा जो भी है कुछ मेरे बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। कहते हुए उन्होंने धुतकार कर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और उनके बेटे बहुत उनकी चमचमाती गाड़ी और बंगले के सपने देखने के लिए वहीं बैठे रह गए। दोस्तों, इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना वह आपको अपनी वैल्यू और आपकी औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, हमारे स्टोरी 7.0 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।